हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ईरान वॉर में अभी क्या सिचुएशन है, पीस टॉक कितनी करीब है, क्या आगे होने वाला है, ये सारी बातें आज की पॉडकास्ट पे आपको बताएंगे मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। पॉडकास्ट आपको दिखाऊं उसके पहले रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस पॉडकास्ट के पार्ट 1 को लाइक कीजिए और बहुत जल्द आपके सामने आएगा पार्ट 2। सर, बोर्डिंग पास स्वीकार कीजिए। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो, क्योंकि मैं इस समय बहुत डरी हुई हूँ, अभी जब हम खबरें देख रहे हैं तो हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया हर रोज़ ही अलग अलग मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि उसकी तरफ से जो मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है वो दरअसल अमेरिका को ये बताना चाह रहा है कि मुझे ईरान मत समझो, पहली बात। और दूसरी बात, हमने लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने हमें ये बताया कि किम जोंग उन ने ये कहा है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक अमेरिका करता है तो किम जोंग उन न्यूक्लियर अटैक करेंगे अमेरिका के ऊपर। हाँ, तो क्या न्यूक्लियर वॉर अब शुरू हो रही है? जिसमें वो कहते हैं ना कि ही इज फीलिंग लेफ्ट आउट ऑफ बैटल, अटेंशन डेफिसिट। नहीं, न्यूक्लियर वॉर मुझे तो नहीं लगता शुरू होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत डेंजरस फेज जा रहा है, क्योंकि खासकर जब से इन्होंने ब्लॉकेड किया है। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि खोलो खोलो हॉर्मुज खोलो विद ऑल द एक्सप्लेटिव्स, और क्यों कह रहे थे? व्हाई वाज ही सेइंग खोलो खोलो? बिकॉज एवरी डे दैट द प्राइस ऑफ ऑयल, ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल रिमेन्स एलिवेटेड, अमेरिका में भी कीमतें चढ़ती हैं ऊपर ऑयल की। अब जैसे अमेरिका में ऑयल लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन मिल रहा था, अब वो बढ़ के देखिए $5 प्रति गैलन हो गया है। आपके जो फर्टिलाइज़र प्राइसेस अमेरिका में 42% से बढ़ गई हैं, और अभी सोयाबीन की प्लांटिंग होनी। वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर ऑल क्रॉप प्लांटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इन्फ्लेशन चढ़ रही है, 2.6% से चढ़ के वो 4% पे आ गई है, 4% पार कर गई। एंड दिस विल कीप गोइंग अप एंड अप। फूड प्राइसेस अप, फ्यूल प्राइसेस अप, कमोडिटीज़ प्राइसेस अप, फूड सारा का सारा। अब अमेरिकन्स जो हैं नॉर्मली, ये लोग ज़्यादा नहीं बॉदर करते ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़। दे आर नॉट वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़, बट जो उनकी पे चेक को इफ़ेक्ट करता है वो दे माइंड बैडली। और खासकर एवरीबडी इन अमेरिका हैज़ अ कार, सो वो जो भी कार में बैठेगा और उसको जाके गैस स्टेशन पे दुगना तिगना दाम देना पड़ेगा तो कोई माइंड्स। फूड प्राइसेस ऊपर जाती हैं, दे माइंड। द वर्किंग क्लास, द मिडिल क्लास, दे माइंड वेरी बैडली। और अभी आने वाला है आपका मिड टर्म इलेक्शन, तो वहाँ पे जो मागा बेस है डोनाल्ड ट्रंप का, और जो उनके क्या कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं जिन्होंने इलेक्शनें लड़नी है, बोले बॉस ज़रा ख़त्म करो, नाउ स्टॉप इट, बिकॉज ये तो दिस विल कॉस्ट अस आवर पॉलिटिकल कैरियर्स। आपका तो हो गया जो होना था, उनकी तो आखिरी इलेक्शन लड़ लिए हैं वो, बट ही कुड बिकम लेम डक। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वाज कीन टू गेट दी स्ट्रेट ओपन, बिकॉज एवरी डे दैट द स्ट्रेट रिमेन्स ओपन द प्राइसेस ऑफ ऑयल गो अप। अब आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। अब वो कह रहे हैं कि मैं लॉक कर रहा हूँ, आई विल स्टॉप द गल्फ ऑफ हॉर्मुज, और उसमें ईरान को इतनी तकलीफ होगी कि ही विल गिव अप एंड सरेंडर। यू नो, उनके लिए नेगोशिएशंस मीन्स ईरान कम्स एंड सरेंडर्स। वो बोले भाई किस लिए सरेंडर? या तो मेरे को हराया होता लड़ाई में तो बात थी सरेंडर, किस चीज़ का सरेंडर? यू नो, सो उन्होंने अब ये ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। ब्लॉकेड शुरू किया है तो कल द चाइनीज रिएक्शंस वर लिविड। यू फॉरगेट नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो इज़ मोर ऑफ अ कॉमेडी शो, लेकिन जहाँ तक सवाल है चीन का, चीन का जो एडमिरल डॉन जुन है, जो कि उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उसने कहा वी हैव एग्रीमेंट्स विद country to country agreements with Iran. We intend to honor them. Our ships are going in and out of the Gulf of Hormuz. They will continue. मत समझना तुम्हारे धमकी से हम रोकेंगे।
वो तो उसने कहा, एक विक्टर गाओ है चाइनीज, वो काफ़ी कभी रिपब्लिक टीवी पे आता है और चैनल्स पे आता है. ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना एंड ही सपोज टू रिप्रेजेंट द थिंकिंग ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट. उसने जो धमकियां दी हैं कल अमेरिका को कि यू वांट वॉर, यू विल गेट वॉर, यू वांट टू डिस्ट्रॉय चाइना, यू विल बी डिस्ट्रॉयड, and we will not fire the first shot, but we will also ensure that you are not in a position to fire the second shot. इससे ज़्यादा धमकी कौन दे सकता है? मतलब उसने तो दे दी है. शी जिनपिंग ने कहा है कि we'll have to see that this jungle raj in Middle East comes to an end. This is getting too much. और देखिए, a blockade is an act of war. अगर आप मेरा जहाज रोकें, इट मीन्स आई एम कमिटिंग एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया. चीन का जहाज रोकें, ही कैन ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर. रूस का जहाज जरा रोक के दिखाओ. नहीं, किस घोड़े पे चढ़ के डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था ये करे, और कर उनके ठंडे पसीने छूट गए जब वो जो पहला जो था जहाज रिच समथिंग चाइनीज जहाज, उसको नहीं रोका, चुपचाप निकल गया वो वहां से. बिकॉज अमेरिका के नेवी की भी अब लग रही कि साहब ये आदमी तो पूर्ण रूप से पागल हो गया है. और मेरे ख्याल टाइम इज कमिंग नाउ फॉर अमेरिका टू इन्वोक द 25th अमेंडमेंट कि व्हेन अ सर्विंग प्रेसिडेंट गोज मैड, हाउ टू रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस. उसका प्रोसीजर है पूरा. एंड द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टू टेक ओवर, और ये वो ये, एंड हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उनकी सेनेट कांग्रेस वगैरह बैठ के दे हैव टू सी दैट इट इज रीचिंग दैट स्टेज. क्योंकि आप जानती हैं कि इसने किया क्या है. डोनाल्ड ट्रंप ने एक, आपने देखा होगा, ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया था अपनी एक फोटो, यू नो, क्राइस्ट के, द रीइंकार्नेशन ऑफ क्राइस्ट. राइट. हैरत की बात यह है कि एक बिब्लिकल प्रोफेसी है अबाउट एंड ऑफ टाइम. इट इज़ कॉल्ड आर्मागेडॉन प्रोफेसी कि भाई एक बड़ा भारी युद्ध होगा, न्यूक्लियर युद्ध होगा, और उसके बाद वो कंडीशंस आएंगी जिसमें कि जीसस क्राइस्ट विल हैव टू कम अगेन टू सेव द अर्थ. ठीक है. तो वो इस एंडिज्म की फिलॉसफी मिडिल ईस्ट में ये चीज़ बहुत, यू विल बी अमेज्ड कितने लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे. कितनी चैं हो रही है इस पे. द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, आर्मागेडॉन, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यू नो, और विच कुड बी न्यूक्लियर वॉर. और वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं. टू पीट हेग्सेथ साहब, ही थिंक्स ही इज अटिल्ला द हन एंड ही इज अ क्रूसेडर. वो इस पूरी लड़ाई को एक क्रूसेड का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. क्रूसेड, क्रिश्चियन क्रूसेड अगेंस्ट सुन्नी और शिया इस्लाम. राइट. दिस इज मैडनेस. इससे ज़्यादा पागलपना क्या हो सकता है. और फिर एक आप बोलो कि ठीक है साहब, भगवान के नाम पे हम क्रूसेड कर रहे हैं, फिर आप बोलो कि मैं, आई एम गॉड. अब साहब, वेयर, हाउ डू यू कंपेयर अ सेंटली हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, अगर आप हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के रूप में देखें, सेंटली पर्सनालिटी लाइक जीसस क्राइस्ट, यू नो, एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यू एंड, यू नो, द वर्चुअस लाइफ वगैरह, एंड डोनाल्ड ट्रंप accused of you know, attempting to 13-year-old girls. Those are the charges against him. How do you make him Christ? Right. और फिर वो लड़ गया with the Pope. हाँ. I hope you realize that for the first time there is an American Pope. माफी मांगने से, अब तो कल की खबर है जब ट्रंप को कहा गया कि आपको माफी मांगनी चाहिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. वो कहता है ये तो मैंने इसको पोप बनाया. You know, and पोप ने गलत क्या कहा? He told him, blessed are the peacemakers. ठीक है. He told him that you know, you should not let power think you are omnipotent, and this is war is madness. Don't fight war. इसमें गलत क्या है? I think it is very sagacious advice from a highest religious pontiff
ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, और आप उसके साथ तू मैं शुरू कर दें, चै शुरू कर दें, यू स्टार्ट इंसल्टिंग द पोप इन अ क्रिश्चियन कंट्री, यू नो, उनका जो पूरा सपोर्ट बेस क्रिश्चियन है, स्ट्रांगली क्रिश्चियन. एंड जस्ट बाय द वे द वाइस प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, दे आर ऑल रोमन कैथोलिक्स. और आप पोप को गाली देना शुरू हो जाए तो आपको तो फिर आपकी औकात दिखा देगी, अमेरिका की जनता ही औकात दिखा देगी आपको ना. और ही हैड टू रिमूव दैट पोस्ट ऑफ हिमसेल्फ एज जीसस क्राइस्ट. ठीक बात. So this there are serious questions about his cognitive, the decline in his cognitive and mental abilities. उम्र का तकाजा है और वो स्ट्रेन ऑफ वॉर के साथ, और खासकर बिकॉज हिज वॉर इज गोइंग ऑल रॉन्ग. ही थॉट क्विक इन क्विक आउट. मैं तो ऐसे 48 घंटे में 6 घंटे में मसल दिया मादुरो को, उसकी बेचारे की बीबी को, और उसको कैदी पकड़ के ऐसे वो ले आया, तमाशा बना दिया. तो ही थॉट कि नाउ ही कुड किक ईरान, ट्रीट ईरान लाइक वेनेजुएला. ईरान इज नॉट वेनेजुएला. उन्होंने शायद हॉर्मूज के बारे में सोचा नहीं होगा कि हॉर्मूज पकड़ के ईरान बैठ जाएगा. मैंने जितना पढ़ा है सर, वो यही बताता है कि अमेरिका हॉर्मूज पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है नहीं. उसके बाद भी अगर अमेरिका ये कह रहा है कि ब्लॉकेड हम करने वाले हैं, और वो उसमें कामयाब भी अगर हो जाए, तो मैं ये समझना चाहती हूँ फिर होगा क्या? होगा क्या? सबसे पहले अमेरिका की इकोनॉमी की तबाही होगी, दुनिया की इकोनॉमी की तो डबल तबाही होगी. मैं आपको बता रहा हूँ 50% भारत का जो ऑयल है गल्फ से आता है, 60% गैस गल्फ से आती है, 32% फर्टिलाइज़र गल्फ से आता है, प्लास्टिक्स गल्फ से आते हैं, हीलियम जिससे कि चिप्स बनते हैं गल्फ से आती है. मतलब फ्राइट प्राइसेस आर अप, शिपिंग कॉस्ट आर अप, एयरलाइन ट्रैवल कॉस्ट आर अप. मतलब रह क्या गया? आपने तो पूरी सत्यानाश ग्लोबल इकोनॉमी का कर दिया. एंड एवरी डे दैट द गल्फ ऑफ हॉर्मुज स्टेज क्लोज, द प्राइस ऑफ ऑयल जो कि $160 से चढ़ के $122 प्रति बैरल हो गई थी, फिर वो जब पीस टॉक शुरू हुई और ये बात हुई तो वो $92 पे आ गई थी. अब वो फिर $100 पार कर गई है. एंड द मोर इट लास्ट द मोर ये अब इनको फिर धीरे धीरे पीस की बात करनी पड़ रही है, टू काम दी ऑयल मार्केट्स डाउन, टू काम दी स्टॉक मार्केट्स डाउन. और ही इज इन ट्रबल, ही इज इन सीरियस ट्रबल, एंड because of his stupid war of choice, the world is in trouble. और दुनिया पूछ रही है साहब, आपने पीस टॉक भी करी तो वहाँ पे इजराइल ने सैबोटाज कर दी कि बीबी नेतन्याहू साहब. अब देखिए साहब, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि आपके खिलाफ टेररिज्म हुई. What happened on 7th of October 2023 was horrible. And Israel had all the right to strike back, and they struck back. भाई 2 साल आपने हमास को मारा, ईंट से ईंट बजा दी, गाजा में एक इमारत नहीं खड़ी, कोई लाख के ऊपर तो लोग मार दिए. ठीक है साहब. 2024 आप चढ़ गए हिजबुल्लाह के ऊपर, पूरा लेबनान, पूरा बेरूट तबाह कर दिया साहब, वहाँ भी हज़ारों लोग मारे. फिर आप चढ़ गए पिछले साल ईरान के ऊपर. अब यू कांट मेक इट एनुअल प्रैक्टिस कि 24 घंटे 12 महीने हम लड़ते ही रहेंगे साहब, लड़ते ही रहेंगे जब तक आखिरी ईरानियन मर्डर ना हो जाए. ये कहाँ तक मतलब ये है. और फिर आप पहले कह रहे थे रेजीम चेंज, सिरस्वा रेजीम चेंज हुआ, हमको तो कोई दिखा नहीं साहब. हैं, आप कह रहे थे 48 घंटे में हो जाएगा, 48 दिन हो गए हैं साहब होने वाले, और अभी तक तो ठेंगा नहीं दिखा है हमको रेजीम चेंज का. उल्टा आयतुल्लाह खमैनी 80 साल के बुड्ढे के बदले उसका बेटा आ गया है. वो बेचारे उनको मार डाला, उसकी बेगम को मार डाला, उसके बेटी को मार डाला, बेटे को मार डाला, सन इन लॉ को मार डाला, सबको मार मूर के क्या मिला आपको? उल्टा द होल Iranian nation has rallied around the flag. They have rallied around the flag because you killed Khamenei. This war is become even more fierce and more protracted.
और इसका तो कोई अंत नहीं दिख रहा, क्योंकि जहां पीस टॉक शुरू हुई वहां इजराइल ने उठा के लेबनान पे, जिस दिन पीस टॉक शुरू हुई थी उन्होंने 200 एयर अटैक्स किए लेबनान के ऊपर। जो बेचारे लोग सड़कों पे आके खुशी मना रहे थे 350 मार डाले, 1000 के ऊपर घायल कर दिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट पीस टॉक सर, आई मीन बाय आपका इंटेंट दिखाता है। एंड आई थिंक द वर्ल्ड विल हैव टू टेल बीबी नेतन्याहू, दे आर सपोज्ड टू बी Israelis are great friends of India, they have always stood by India, but at a point in time we have to tell them boss अब तो आप हमारा नुकसान कर रहे हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। राइट, हमारे से आप लड़ो वो बहुत अच्छी बात है, लड़ लिया, मार लिया, पीट लिया, लाख के ऊपर लोग मार डाले, अब कब तक चलेगा ना साहब। मतलब एंडलेस वॉर फॉर वॉर फॉर वॉर। इजराइल का आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा है साहब हमें 900 दिन हो गए लड़ते लड़ते, 900 डेज, 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 3 साल के तो ऊपर लड़ाई चले जा रही है। हमने कोई 4 लाख इजरायली रिजर्विस्ट मोबिलाइज करने पड़े। अब वो लेबनान में लड़ रहे हैं, फंस गए हैं वहाँ लड़ाई में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो हमारे ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, आई होप यू नो द ऑर्थोडॉक्स ज्यूज डोंट सर्व in the military. इसका मतलब the burden of fighting is only on the non-orthodox section of the Israeli population जो थोड़ी modernist है। उसकी तो आपने हालत खस्ता कर दी है ना कि वो लड़े जाएंगे। एक सेक्शन है वो केवल बच्चे पैदा करेगी, मतलब वो they will not take the fair share burden of fighting, तो resentment तो होगी ना। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बात यह है इजराइल के पॉलिटिक्स में कि नेतन्याहू साहब इज रूलिंग द कोएलिशन बिकॉज ऑफ द ऑर्थोडॉक्स पार्टी। वो कहते तुम जरा भर्ती करके देखो हमारे लोग, वील शो यू लाइफ। और देखिए इजराइल ने सेंसरशिप पूर्ण कर रखी है, बट दे आर सफरिंग एंड दे आर सफरिंग क्वाइट बैडली। इसी ईरान के मिसाइल्स अब तो 80% थ्रू हो रहे हैं। आयरन डोम शायरन डोम गया काम से, 80% मिसाइल्स आर गेटिंग थ्रू एंड दोज मिसाइल्स आर मोर लीथल, मोर एक्यूरेट। ईरान के ईरान ने भी अच्छी तैयारी करके इस बार ही ठोका है। और उनका जो हाइफा की रिफाइनरी जल चुकी है, उनका डिमोना का न्यूक्लियर प्लांट हिट हो गया है, तल अवीव की एयरपोर्ट बेन गुरियन वो तबाह हो गई है, नवातीम बेस तबाह हो गया है। तेल अवीव में जो नुकसान हुआ है वो तो टीवी पे सब दिख रहा है, अब छुपा नहीं सकते ना साहब। ठीक बात। इट इज द एज ऑफ द वीडियो कैमरा, एनीबडी कैन कैप्चर एंड पोस्ट। तो जितनी सेंसरशिप है उसके बावजूद वो इमेजेस आ रही हैं। और कितने आपके शहीद हुए हैं आपने बताया नहीं। अमेरिका भी झूठ बोल रहा है क्योंकि वो भी बॉडी बैग्स नहीं दिखा सकते ज़्यादा। और लोग तो कह रहे हैं कि साहब वो कह रहे हैं 13 मरे, 13 पे अटक गई है सुई। जितनी बॉम्बिंग हो रही है लोग केवल घायल हो रहे हैं, मर कोई नहीं है। कैसे संभव है साहब। 300 350 की तो फिगर आ गई थी घायल। अब ये तरीका होता है छुपाने का कि 380 घायल हुए और फिर धीरे धीरे बोलो साहब आज एक मर गया, कल 2 मर गए, मरे होंगे 200-250 कम अज कम। वैसे भी जख्मी होने के बाद आप अगर मौत का नहीं भी बताते हैं, डिक्लेयर नहीं भी करते हैं, तो वो तो वैसे ही दब जाएगा ना मामला, फिर बाद में कौन पूछने वो दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आपको पता आपको मिड टर्म इलेक्शन फेस करनी है। सो मुझे तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी हूड़मती की जंग थी, विदाउट अ स्ट्रैटेजी, विदाउट अ कॉन्क्रीट प्लान, कि जाएंगे बस बमबारी करेंगे, आयतुल्ला को मार डालेंगे, 48 टॉप कमांडर मार देंगे, अगले दिन हमारे घुटनों पे आ जाएंगे, हमारे तलवे चाट रहे होंगे। तलवे चाटना तो दूर, उन्होंने तो ततैया जैसे आपके पाँव में लड़ गए हैं, आपके तो हाथ पाँव फैला दिए। बल्कि कल तक जो IRGC का विरोध भी ईरान में हो रहा था, अब तो पूरी तरह से वो अमेरिका के विरोध में ईरान हो गया। मतलब एकजुट होती हुई वहां की जनता अब दिखाई दे रही है। पहले दिन एकजुट हो गए थे। ये मतलब वो लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पिछले 42 साल से तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखी। अगर उनकी इकोनॉमिक हालत पतली है, किल्लत में है, वो अमेरिका की वजह से है। अमेरिका जानबूझ के किल्लत पैदा कर रहा था कि ये अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करें।
उनको इतनी तो अकल है, वो समझ गए। फिर जब आपने जिस दिन खमैनी को मारा, इट इज लाइक किलिंग द पोप। मैं एक चीज़ और सर आपसे समझना चाहती हूँ, मैं नहीं जानती कितना सही है, लेकिन बहुत से इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी कि जब पीस टॉक पाकिस्तान में चल रही थी तो जेडी वेंस के फ़ोन पे लगातार नेतन्याहू का कॉल आता चला जा रहा था, फिर अचानक वो बीच से उठे और उठ करके चले गए। तो ये संभव है, आपको लगता है? देखिए, जो डेटा है वो कह रहा है कि 21 घंटे टॉक्स हुई थी, 12 बार डोनाल्ड ट्रंप के कॉल आए थे, और आखिरी कॉल कोई 2-2:30 बजे के करीब आया था सुबह, जबकि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठ के एक वो मार्शल आर्ट्स बेटिंग मैचेस देख रहे थे। मार्शल आर्ट्स बैठ के वो अब जैसे छोटे बच्चे हमारे यहाँ जॉमली जाते हैं, क्योंकि वो इट इज़ वाहियात किस्म की स्टेज्ड लड़ाई होती ना, असली थोड़ी ना होती। तो वो बैठ के वो देख रहे थे, वहाँ से वो करे जा रहे थे कॉल। इतना ही है तो तुम आ जाते टॉक्स करने, वो बेचारे को भेज दिया वहाँ की तुम टॉक्स करो, उसके ओनर्स पे डाल दिया कि मेरी तो पॉपुलैरिटी गई, मैं तो डूब रहा हूँ, अब तेरी भी मैं इमेज ख़त्म कर दूंगा अमेरिका के अंदर। वो आदमी को धर्म संकट में डाल दिया, ना फैसला लेने के लिए छूट दी ये, और फिर बोला कि ये टॉक्स कैंसिल कर दो। और कह रहे हैं कि एक कॉल उनको आई थी नेतन्याहू साहब की, और फिर अगले दिन नेतन्याहू साहब ने चैनल 12 जो है जेरूसलम में, उसमें उन्होंने बोला कि हर रोज़ मुझे अमेरिकन रिपोर्ट देते हैं। देखिए, एक बुनियादी सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, हु इज इन चार्ज, हु इज रनिंग दिस वॉर, डोनाल्ड ट्रंप और बीबी नेतन्याहू? तो अब तो बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है कि साहब बीबी नेतन्याहू साहब इज रनिंग द वॉर। अब कई लोग अटकल लगा रहे हैं कि इट इज़ बिकॉज उनके पास कोई फोटोज हैं, एप्स्टीन वाली, और खुद उनके केस फंसे पड़े इजराइल में। जिस दिन लड़ाई ख़त्म होगी वो अंदर जेल में होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कितने सारे चार्जेस हैं, ग्राफ्ट के, ये वो उसके इसके, हाँ। और इसलिए वो चाह नहीं रहे कि लड़ाई ख़त्म हो। भाई, अगर आप वाकई ही जिसको बोलते हैं ना नेक दिल से अपने देश के बेहतरी के लिए, देश के बचाव के लिए लड़ रहे होते, तो आपकी ये किरकिरी नहीं होती। अब आप देश के लिए नहीं लड़ रहे साहब, आप अपने व्यक्तिगत प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे हो, और दैट इज़ अ सिन। और तभी लड़ाइयाँ उल्टी सीधी जाती हैं। हमारे वो बोलते हैं ना कि भाई उस साइड की जीत होती है जिसके साथ धर्म है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब राइटियसनेस। जब तक आप हमास से लड़ रहे थे आपको फतह ही फतह मिली, जब हिजबुल्लाह से लड़ गए आपको फतह मिली, क्योंकि आप अपने देश के लिए लड़ रहे थे। फिर आप ईरान पे चढ़ गए, उसमें भी बराबर ड्रॉ सा हो गया था पिछले साल जून में, और फिर चढ़ गए हो साहब। और इस बार अगर आपकी नीयत थी कि साहब जैसे तैसे अगर मैं ईरान को तबाह कर दूं तो शायद मेरे को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना देंगे, या क्या करेंगे, या सारे मेरे 7 खून माफ़ हो जाएंगे तो क्या सोच के लड़ा है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब कहना पड़ेगा, हाँ, इज़राइल हमारा दोस्त है, इज़राइल ने हमारी हर लड़ाई में मदद करी है, इसलिए हम भी अंडर एक किस्म से ऑब्लिगेशन में हैं, प्लेजर में हैं, और हम भी टेररिज्म के बहुत बरखिलाफ़ हैं। और क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कॉमन है तो इसलिए भारत को भी धर्म संकट था, क्योंकि भारत के ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं। अरे भाई, उसने आपको एक्सेस दिया टू अफ़गानिस्तान, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, छाबहार का पोर्ट दिया, पाकिस्तान के खिलाफ मदद करी, और अब ऐसे उसको मक्खी दूध में से मक्खी जैसे थोड़ी ना निकाल सकती हो कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप तेरे से लड़ रहा, हम भी लड़ेंगे। अरे रहने दीजिए साहब, ये अभी इतने पागल नहीं हुए हैं भारत की जनता और भारत का आवाम। और मतलब ये बेवजह की लड़ाई, बेफजूल की लड़ाई, और उसमें वो फंस गए हैं, ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं, गले में हड्डी फंस गई है ईरान। ठीक है साहब, और तकलीफ तो होगी अब आपको। और जिस तरह आप जा रहे हैं, मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर आपके खिलाफ 25th अमेंडमेंट लगा दी जाए, लग ही जाए तो अच्छा सर। मैं मेरे ख्याल दुनिया की निजात होगी, हाँ, दुनिया की छूट होगी। 29 तक कौन जेले इनको?
अभी तो 2.5 साल से ज़्यादा का ढाई समय साल बचा के हुआ साथ है। नहीं, लेकिन जहाँ लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन हार गए, जो कि अब सर्टन है, अब तो 100% सर्टन है कि ये मिड टर्म इलेक्शन तो गई। अब चाहे जीसस क्राइस्ट बनो आप, पैगंबर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन साहब आप तो गए, आपकी इलेक्शन तो गई। मिड टर्म इलेक्शन अगर आप ख्वाब देख रहे हो कि जीतोगे अमेरिका में, यू कैन फॉरगेट इट, नॉट इन अ मंथ ऑफ संडेज। मैं नेटो के बारे में थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ सर। मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपसे अगर पूछूं तो नेटो क्या पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मर चुका है, मृत है क्या नेटो? बार द शाउटिंग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स ऑल ओवर, बार द शाउटिंग। और रह क्या गया? देखिए साहब, आप हर किसी की बेइज्जती करें, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके एलाइज हैं, उनको खास चुन के बेइज्जत करें, उनकी पगड़ी पे हाथ उठाएं, उनको बुला के जलील करें। अपने ऑफिस में स्कूल मास्टर जैसे सारे इतने जो दुनिया के, आई मीन यूरोप के नेता हैं, और मुझे तो यूरोप के नेताओं की भी समझ नहीं आई कि उनमें इतना बर्दाश्त का मादा था कि अब जाके उनकी बस हुई है और अब उन्होंने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। आप बगैर उनसे पूछे लड़ाई शुरू करो, बगैर पूछे, बगैर कंसल्ट किए, और फिर जब आप पिटने लगो तो बोले नहीं, तुम्हारे आदमी आके यहाँ मरने चाहिए, मैं अपने तो एयरक्राफ्ट कैरियर पिट गए मेरे दोनों, मैं वापस हटा रहा हूँ, तुम भेजो अपने फ्रिगेट, अपने डिस्ट्रॉयर, और तुम अपने लोग मराओ। क्यों मराएं साहब? आपने हमसे पूछा था लड़ाई शुरू करने के पहले? हमारे बंदे फालतू हैं, हमको इलेक्शन नहीं जीतनी, आप ही ने जीतनी है। आपने लड़ाई क्यों शुरू करी? वाई डिड यू नॉट आस्क अस, वाई डिड यू नॉट कंसल्ट? पूरे यूरोप ने कह दिया, और यूरोप ने कहा हम इस लड़ाई के साथ नहीं है, वी आर नॉट विद यू, नीदर इन दी वॉर नॉर इन दी ब्लॉकेड, और ना हम अपने जहाज भेजेंगे, ना आपको अपना एयर स्पेस और अपने बेसिस इस्तेमाल करने देंगे। इससे बड़ा स्लैप इन द फेस क्या हो सकता? ठीक बात। पर ये आगे कहाँ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बैड। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई हार चुके हैं। यू आर जस्ट रीइंफोर्सिंग अ फेलियर, और फौज में कहा जाता है नेवर रीइंफोर्स अ फेलियर। भाई, लड़ाई शुरू करने के पहले यू आर सपोज टू यूज योर ब्लडी हेड। भाई किधर जा रही है, क्या जा रही है, आंकलन क्या है, व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, क्या कहता है, फैक्टर्स क्या क्या हैं, सक्सेस की चांसेस क्या हैं, फिर लड़ाई शुरू की जाती है। पहले शुरू कर दो, बाद में सोचेंगे एम क्या है। फर्स्ट स्टार्ट द वॉर, और बोलो कि साहब रेजीम चेंज नहीं हुआ तो बोलो न्यूक्लियर का नहीं हुआ तो मेरे को तो मिसाइल खत्म करने हैं। मिसाइल का नहीं माना, वो बिल्कुल साफ मना कर दिया। कौन पागल आदमी बोलेगा कि साहब मैं अपने मिसाइल खुद ही जला के तोड़ के आपको बोल दूंगा साहब जब मर्जी मारना है मारो। आप शौक फरमाते हैं बॉम्बिंग का, आपको शौक है छोटी छोटी बच्चियां मारने का, आइए साहब मारिए, हमने अपने मिसाइल खत्म कर दिए। कोई पागल है क्या? Iran, they are not mad. They have every right to defend themselves. Every country has the right of self-defense. सेल्फ डिफेंस के लिए उनके पास एयरफोर्स नहीं है ढंग की, उनके पास नेवी नहीं है ढंग की, तो उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन से अपना डिफेंस किया, और बखूबी किया। मतलब लेने के देने परा दिए, जैसे को तैसा एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी है, और एंटी एक्सेस, एंटी एरिया डिनाइल, A2AD, मतलब उसके जहाज ही पास नहीं आने दिए, उसको जहाज अपने 1000 किलोमीटर से दूर रख रहा है। ये जो ब्लॉकेड शॉकेड का ड्रामा किया है, क्योंकि वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में घुस नहीं सकता। अब आपने एक सवाल रेज किया था कि क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं खोल सकता गल्फ ऑफ हॉर्मुज। देखिए, जो पूरा नॉर्दर्न शोर है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान का तट है, और वहाँ पे रेत नहीं है, वहाँ क्लिफ्स हैं, क्लिफ्स में गुफाएं हैं, टनल्स बना रखी हैं, उसमें मिसाइल अपने उसने रखे हुए हैं, ड्रोन्स रखे हुए हैं। असली प्रॉब्लम जो जहाज़ों के लिए ईरान की नेवी नहीं है इतना, वो है ये जो मिसाइल और ड्रोन। वो 1000 किलोमीटर अंदर ईरान से भी यहाँ पे जहाज डुबो सकता है। एंटी शिप मिसाइल्स हैं,
बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, वो आप ज़रा चला के तो देखो जहाज़ वहाँ पे। माइन स्वीपर बड़ा कह रहे थे, वो कहते हैं 2 डिस्ट्रॉयर भेजे थे कि हम माइन स्वीपिंग करेंगे, और उनको बोला आपके हमारे देश के बीच में शांति है, हमको जाने दो। उसने बोला लास्ट वार्निंग, गेट आउट। नहीं सुनी, उन्होंने ड्रोन ऊपर पहुंचा दिया, मुड़ के दोनों जहाज वापस आ गए, खिसिया के अपना सा मुंह लेके लटका के। फिर अब हम तो साहब ब्लॉकेड करेंगे, तो हम भी देखते हैं साहब किसको ज़्यादा नुकसान होता है। ईरान का तो ऑलरेडी सत्यानाश हो ही चुका है, इससे ज़्यादा आप क्या कर लोगे। उसके बर्दाश्त का मादा बहुत है। 8 साल वो लड़ गया था इराक से, 1 मिलियन लोग मारे गए थे, उफ नहीं करी उन लोगों ने। ठीक बात। तो आप बर्दाश्त का मादा उसका कहीं ज़्यादा है। उफ आपकी पहले होगी ब्लॉकेड करके, हर दिन जो तेल की कीमतें चढ़ेंगी, आपको अपने लोगों को जवाबदेही करनी हो।